हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको बैक टू बैक इसका जो है आंसर करना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो सवाल है वो कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में तो आपको पता है, जिसमें कि बालक को प्राथमिकता दिया जाता है शिक्षा में। ठीक है, तो यह जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो बीएफ स्किनर के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, या फिर एरिक एरिक्सन के द्वारा, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, जॉन डीवी। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन इसका आंसर जिन्होंने दो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कहता है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, ठीक है, तो एकल अभिभावक वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब वाइल टीचिंग ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड जो होते हैं तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट कहता है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके लिए कुछ अलग से व्यवहार करें, बाकी बच्चों के साथ अलग से व्यवहार करें। ठीक है, फिर सेकंड में कहता है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, मतलब कम होमवर्क दें। उसके बाद है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, फिर फोर में कहता है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहता है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। हमारे एक्सप्लेनेशन करते करते समय करते ही आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के बच्चे से क्या कहता है कि भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो अलग प्रकार से व्यवहार करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। उसके साथ सहानुभूति अगर जताएंगे तो वो उसे लगेगा कि हम कुछ अलग हैं। ठीक है, और उसके मन में क्या होगा, हीन भावना पैदा होगा, इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ नहीं करना है। फिर क्या कहता है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उस पर दया आप दिखा रहे हैं, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड में कहता है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करना चाहिए। यहाँ पे स्थिर क्या है, एक निगेटिव सेंस है। ठीक है, हमेशा एक जैसा वातावरण नहीं, वातावरण क्या हुआ होना चाहिए, तो बदलते रहना चाहिए। ठीक है, फिर फोर में क्या कहता है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। क्या अनदेखा करना चाहिए? कि वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। ठीक है, इस चीज को क्या करना चाहिए, तो अनदेखा करना चाहिए। और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर, तो आप में जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी कि एक्सेलरेशन का अर्थ है। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उसके संदर्भ में जो संवर्धन मतलब जो कहा जाता है, तो संवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो फर्स्ट में है कि शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। सेकंड में है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। थर्ड में है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में स्तर या ग्रेड में क्या करना, तो प्रोन्नत करना। ठीक है, फिर फोर में कहता है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कीजिए। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 140 आईक्यू, ठीक है, टर्मन ने जिस बताया था कि 140 से ज्यादा जिनका आईक्यू होता है, तो वैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो चूंकि आम बच्चों से क्या होते हैं, वो अलग होते हैं, ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, तो उन्हें अगले कक्षा में क्या करना चाहिए, तो प्रोन्नत करना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। तो 3 नंबर आप में जिनका है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तभी आपको हमारे रोज के टेस्ट का या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो फर्स्ट में है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। सेकंड में है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। ठीक है, और 4 में है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप लोग आंसर कीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो भी हैं तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है सबसे अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गतिविधि सबसे बेस्ट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट इसका हो जाएगा 4 नंबर, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स दिया गया यानी कि राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट, जो भी गिवन कॉन्सेप्ट्स दिया गया जिन चीजों पर लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है, उस पर क्या करना, तो मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक गतिविधि आएगा किसके अंतर्गत, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। ठीक है, जो शारीरिक गतिक बुद्धि वाले होते हैं यानी कि बॉडली कैनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है, ये हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जो 9 प्रकार का है। ठीक है, तो उसी में से ये एक बुद्धि का प्रकार है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो उसमें जो अंतिम अवस्था होता है, फाइनली जो है पहुंचना कहाँ चाहता है या बनता है, तो कौन सा सही होगा इसमें। तो पहला है वाचक, फिर है राजनैतिक नेता, फिर है शल्य चिकित्सक, फिर है कवि। तो इस चारों में से क्या आपके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये शारीरिक गतिक बुद्धि वाले जो भी बच्चे होते हैं वो फाइनली जो है वो शरीर के बारे में पूरा मतलब उसका स्ट्रक्चर उसका ढांचा को वो जानना चाहते हैं और वो क्या बनेंगे, तो शल्य चिकित्सक बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चे, जो भी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, तो फर्स्ट में है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। सेकंड में कहता है कि सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। थर्ड में कहता है कि बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। फिर फोर में है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः, ठीक है, अच्छा निष्पादन करते हैं। तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए कहता है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में वो जाता है तो उसमें क्या करता है, तो अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, यानी कि परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर फर्स्ट में देखें तो इसमें कहता है कि सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उससे कहा जाता है कि सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जो कि गलत बात है। सेकेंड में कहता है कि सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी हट जाएगा। फिर कहता है कि बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि विकास, अगर सामर्थ्य का विकास करते यहाँ तक लिखा रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण विकास करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बनाता है, तो निगेटिव। तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। तो आप में जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहता है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे मिश्रित आयु वर्ग का अर्थ क्या हुआ कि मतलब भिन्न भिन्न आयु वाले विद्यार्थी क्या है, तो कक्षा कक्ष में है। तो यहाँ पे कहता है शिक्षक के लिए किस प्रकार का जो ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में कहता है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। ठीक है, सेकंड में है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। उसके बाद है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। ठीक है, फिर 4 में कहता है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं, यानी कि सेकंड नंबर, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। मतलब विभिन्न आयु वर्ग के जब बच्चे क्लासरूम में होंगे तो उनमें जो है किस तरह से वो विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट स्टेजेस, जो कि पियाजे ने भी इसके बारे में बताया था। आयु के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, 4 स्टेज बताया था, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, विकासात्मक अवस्थाओं का जो है ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए कि किस एज का बच्चा किस तरह का सोच सकता है, उनके बारे में शिक्षकों को ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग पियाजे के बारे में जो 4 स्टेजेस वो कमेंट में करके जरूर बताइए कि पियाजे का 4 स्टेजेस कौन कौन सा है। देखिए यहाँ 8 नंबर में क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ठीक है, तो जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2009, तो उसके क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष है वो क्या हुआ है, तो आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो गया है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, या फिर अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। फिर 4 में कहता है कि जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होना चाहिए, आप लोग कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, यानी कि आयु के अकॉर्डिंग जो है कक्षा कक्ष का भी जो एक मतलब ये होता है, बंटवारा होता है, आयु के अकॉर्डिंग किया गया है। तो यानी आयु के अनुसार क्या हो जाता है, तो अधिक समझाती होता है, यानी कि लगभग एक ही आयु के बच्चे एक कक्षा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस जब ये करेक्ट है तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कहता है अप्रभावित है, अप्रभावित तो नहीं है, इसलिए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ कहता है जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग उसको जो है डिवाइड किया गया है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। सेकंड में कहता है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। थर्ड में है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए कि संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है, व्यवस्थित, आपको यहाँ ये जो वर्ड है इसी से आपको आंसर फाइंड कर लेना है, आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होगी तो विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, तो सीधा सा बात है, व्यवस्थित इसका मतलब क्या है, वो क्रमिक होगा, यानी विकास जो है सापेक्ष रूप से क्या होता है, तो क्रमिक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के बारे में आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, आप सभी, वैगोस्की ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जेडपीडी के बारे में, तो वहीं से ये स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, पहले आंसर कीजिए फिर हम इसको बताएंगे। तो फर्स्ट में कहता है कि अनुरूपित शिक्षण होता है। सेकंड में है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, फिर थर्ड में कहता है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है। फिर फोर में है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे इसके फोल्डिंग को थोड़ा समझते हैं। जब बच्चा खुद से जो कर सकता है, ठीक है, और उसका जो हेल्प के साथ वो जिस दायरे को कर सकता है, तो जैसे ये हेल्प के साथ कर सकता है और ये स्वयं कर सकता है, तो इस दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है वही होता है ZPD, जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कि वैगोस्की ने दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मदद करता है, ये मदद कौन करता है, तो इससे जो बड़े होते हैं, जो इससे अधिक अधिक जानकार होते हैं, यानी कि कौन होते हैं, तो MKO
MQ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। जो MQ होते हैं वही इसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट कैसा होता है, तो अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जब छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो थोड़े उसे थोड़े देर के लिए ही पकड़ कर सिखाया जाता है, बाकी बात धीरे धीरे वो स्वयं सीख जाता है। अगर हमेशा उसे पकड़ कर चलाने सिखाया जाए तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो हमेशा मदद नहीं देना है, एक लिमिट में मदद देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का आपको आंसर पता चल गया होगा क्या होगा। तो फर्स्ट में है अनुरूपित शिक्षण, सेकंड में है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, थर्ड में है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। देखिए यहाँ पे आ गया, तो थर्ड नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि मैडम चाय खाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया है। तो फर्स्ट में कहता है क्या कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, तो गलत है, ठीक है। सेकंड में कहता है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, गलत है। थर्ड में है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। उसके बाद कहता है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से क्या है, तो गलत है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइए। देखिए इसका अगर इंग्लिश में देखें, जब वाक्य के अकॉर्डिंग, वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग वो सही होगा तो वो सिंटैक्टिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। और अर्थ यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग सही होगा तो वो क्या होगा, सिमेंटिकली करेक्ट होगा। तो ये आपको इंग्लिश में भी इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि हम आपको कहें कि गाय कॉज, ठीक है, कॉज ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो कॉज ड्रिंक मिल्क, अगर इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ देखिए ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। बट अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या गाय दूध पीती है, नहीं, ठीक है। तो ये मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सही क्या होता है, ठीक है, तो कॉज इट ग्रास, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होता। तो यहाँ पे जब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही बोल रहे हैं, मतलब वाक्य विन्यास के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही बोल रहे हैं, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग गलत बोल रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिमेंटिकली रॉन्ग होगा मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सिंटैक्टिकली क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। चाय को खाया नहीं जाता है, चाय क्या कहता है, तो पिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहता है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण, ठीक है, मतलब आईक्यू, जो भी आईक्यू उनका लेवल है उसके आधार पे जब आप वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उनकी स्वगरिमा को क्या होता है, ठीक है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बढ़ाता है, सेकंड में कहता है घटाता है, फिर इसमें कहता है कि बढ़ाता है, फिर कहता है बढ़ाता है, फिर है घटाता है, सेकंड में भी घटाता है, फिर है घटाता है, और फिर कहता है प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री नंबर, यानी कि घटाता है। यानी कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करेगा, तो घटाएगा। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करेगा, तो वह भी घटाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री नंबर। तो जिनका थ्री है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ठीक है। तो रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टेस्ट। तो रेवन ने जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का टेस्ट दिया था वो किस चीज का उदाहरण है, तो मौखिक बुद्धि लब्धांक का है, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक है, या फिर असमूह बुद्धि लब्धांक है, या फिर व्यक्तित्व बुद्धि लब्धांक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। बहुत अच्छा। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो रेवंस ने जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण दिया था, तो एक्चुअली ये क्या था, इसमें जो इसमें इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जा रहा था। किसका टेस्ट, तो इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होता है, तो नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब विदाउट लैंग्वेज होता है, इमेज के बेस पे होता है। आप लोग रीजनिंग बनाए होंगे, ठीक है, इस तरह से। जैसे फिगर होता है, अगर मान लीजिए तीन फिगर है,
ठीक है, तो इसमें यहाँ काला किया गया है, मान लीजिए इसको यहाँ पे किया गया, तो अगला कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि फिगर के माध्यम से बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट क्या आता है, धीरे धीरे इसका लेवल को क्या किया जाता है, प्रोग्रेस क्या आता है, लेवल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो टेस्ट होता है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, नॉन वर्बल टेस्ट हुआ। और ये टेस्ट कैसा होता है, तो ग्रुप में होता है। किस में होता है, तो ग्रुप में होता है, अकेले नहीं होता है। ये क्या होता है, तो नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट होता है, और ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के लेवल को क्या किया जाता है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, चूंकि लैंग्वेज का तो यूज हुआ नहीं, जब लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ तो किसी संस्कृति से इसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। ठीक है, तो इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो फर्स्ट में कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। सेकंड में है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। ठीक है, फिर थर्ड में कहता है मनोसामाजिक सिद्धांत है, या फिर फोर में है पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसके बारे में मैस्लो ने बताया था। मैस्लो ने जो एक हायरार्कियल सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था, जिसमें नीड्स के एक नीड फुलफिल होता है तो फिर दूसरे नीड की तरफ मतलब आदमी जो है बढ़ता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, तो थ्योरी ऑफ हायरार्कियल नीड्स, यानी कि एक नीड खत्म हुआ, दूसरा नीड का जरूरत हुआ, तो इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो इन नीड क्या होता है कि नीड का स्वरूप भी क्या होता है, तो बदलता चला जाता है। यानी कि एक अनुक्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है, एक हुआ, दो हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह से फुलफिल होता चला जाता है। तो ये क्या होता है, पदानुक्रम। इन्होंने नीड के बारे में बताया था, और ये इन्होंने मोटिवेशन थ्योरीज के आधार पे दिया था। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग जब होगा तो ये एक अनुक्रम में जाता है, एक पदानुक्रम में जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पदानुक्रमिक क्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हायरार्कियल नीड्स, इसका हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन, इस तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देखिए। और भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में भी अच्छा अच्छा वीडियोस है, वहां जाके आप देखिए जरूर, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, हमने रेवन के बारे में भी वहां पे डाला है, तो आप रेवन के बारे में भी वहां से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई के बारे में आप सभी ने तो सुना है। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, जो ये व्यापक शब्द है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, तो व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, या फिर जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या फिर एल 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 थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर कीजिए इसका, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री नंबर। ठीक है, यानी कि जेपी गिलफोर्ड का बहुबुद्धि संरचना का सिद्धांत। दोस्तों, इस टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस का हमने आज डिस्कशन किया है। तो अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें रेस्ट यहाँ से 16 से 30 तक चलेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने 15 तक ही लिया। अब जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।